आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में पिछले 11 वर्षों में हुए इंक्लूसिव ग्रोथ की। जी हाँ, आज जब हम 2025 में पिछले 11 वर्षों की तरक्की पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें अपने मुल्क की मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ नज़र आती है। चाहे हम एजुकेशन की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मिसाल सामने आती है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की मिसाल देखने को मिलती है। कल्चरल प्रेजेंटेशन की बात करें तो पिलग्रिम कॉरिडोर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक लंबी फहरिस्त नज़र सामने आती है। ठीक इसी तरह जनधन योजना के तहत इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल प्रिजर्वेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इस मुल्क की तारीख में एक बाब की तरह है। तो भारत में पिछले 11 वर्षों के दरमियान इंक्लूसिव ग्रोथ की जर्नी में क्या हो एक शहरी तौर पर हमारा रोल, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर फैसल अहमद और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले अर्पिता, आपसे समझना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं पिछले 11 सालों में भारत की इंक्लूसिव ग्रोथ की। इस जर्नी को आप कैसे समझते हैं, देखते हैं? देखिए, ये एक वंडरफुल टाइम है इंडिया का। हम कई देशों से आगे जा रहे हैं। हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। हमने कई सारे रिफॉर्म्स भी की है इस जर्नी में। जैसे कि मानिए, अगर आप देखिएगा तो जीएसटी रिफॉर्म, जो कि इंडिया की को एक सिंगल मार्केट बनाता है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में, वो बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात है कि जनधन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि बैंक में अकाउंट खोलना गरीबों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम था। आज वो मुश्किल नहीं है। जब आपके पास बैंक अकाउंट होता है तो उसके साथ लिंक होता है गवर्नमेंट का डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र, तो उसमें आप बैंक में डायरेक्टली गवर्नमेंट जो पैसे दे रहे हैं वो आ रहा है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट भी अपना इंश्योरेंस वगैरह फार्मर और बाकी सबको पीएम किसान इसी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ले रहे हैं। जो आधार कार्ड है, ये अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पहचान पत्र है, बिकॉज इसके साथ आपकी बैंक अकाउंट लिंक है। आप मोबाइल लेने जाओ तो एक आधार लिंक है। ये जो इंटर लिंकेजेस जो बिठाया गया है, इसमें भी आपका एक कॉमन आइडेंटिटी आ रहा है। आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में रख सकते हो। इसके अलावा भी ये आपका मेन, मैं जो बता रही हूँ, ये फाइनेंशियल इंक्लूशन की बात है, क्योंकि पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे स्कीम्स थे गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट अगर किसी को पैसा देना चाहता तो काफ़ी सारे मिडिल मैन के थ्रू ये पैसा कभी आता था, कभी नहीं जाता था। मगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में आपका ये बेनिफिट है कि पैसा डायरेक्टली आपके पास आ रहा है। तो ये एक तरह का बेनिफिट जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जो दूसरा बेनिफिट बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में ज़्यादातर हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है और एक्सपेंसिव भी बहुत है। आयुष्मान भारत और इसके अंदर जो स्कीम्स लॉन्च किए गए, इसमें क्या हो रहा है कि हम इंक्लूसिव हेल्थ केयर पे जा रहे हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस पे जा रहे हैं, जो कि गरीबों के लिए बहुत फ़ायदे की है। और इसमें एक और चीज़ हो रहा है कि आप जब ऐसे गवर्नमेंट को लिंकेजेस कर रहे हो, हेल्थ केयर को लिंकेज कर रहे हो आईटी के साथ, एजुकेशन को लिंकेज कर रहे हो आईटी के साथ, ये डिजिटल इंडिया के अंदर सारे सेक्टर्स को लिंकेज कर रहे हो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन हो रहा है जो कि पहले था नहीं। जी बिल्कुल अर्पिता जी, आपने कई सारे बेनिफिट्स गिना दिए हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी प्रोफेसर फैसल, आपसे समझना चाहेंगे, आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की? देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी के लिए, कि जिसमें आप सारे सेक्शंस और हर स्ट्रेटा, सोसाइटी के जितने भी सोशल स्ट्रेटा हैं, हर लोगों को लेके एक आगे चलना चाहते हैं। जो हम लोगों ने पहले देखा कि जैसे आप या तो हेल्थ केयर सेक्टर में देखिए, या एजुकेशन सेक्टर में देखिए, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फील्ड में देखिए, ये सब, और डोमेस्टिक इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें भी देखिए, इन सब में एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़े हैं पिछले 10-11 साल में जी। लेकिन और भी सेक्टर्स हैं जिसको देखने की जरूरत है। जैसे अगर हम इवन ट्रेड में देखें, फॉरेन पॉलिसी में देखें, तो पहले क्या था कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि फॉरेन पॉलिसी को हम लोग समझते थे कि भाई एक विदेश नीति है, बाहर की चीज़ है, एक्सटर्नल चीज़ है, उससे यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए।
या रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने G20 देखा, जो G20 में क्या हुआ कि इस तरीके से G20 की एक इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म की बात भी हुई और एक इंक्लूसिविटी भी आई G20 में। जैसे हर आप छोटे दुकान देखें, शॉप्स देखें, मार्केट्स देखें, इंडिया के अंदर छोटे शहरों में देखें, बड़े शहरों में देखें, हर जगह लोगों को पता था कि आखिर G20 क्या है जी। और इससे देश को कितना फायदा होने जा रहा है और देश कितना बड़ा एक इनिशिएटिव ले रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कि एक ऐसी चीज को फॉरेन पॉलिसी के तहत जो आती थी, जिसपे लोग आमतौर पे G20 लोगों को नहीं मालूम होता था या वो समझना नहीं चाहते थे कि भाई क्या है, वो उनके नॉर्मल लाइफ में शामिल हुई और उसका फायदा भी उनको समझ में आया कि क्या फायदा हो रहा है इससे देश को। जी जी बिल्कुल। फॉरेन ट्रेड के बारे में बता रहे हैं फैजल कि उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 11 साल पहले से और अब को कंपेयर करें, अर्पिता आपसे समझना चाहेंगे एक लेमैन लैंग्वेज में एक आम आदमी को किस तरह की तब्दीली या चेंजेस देखने को मिली है, किस तरह के फ़ायदे उनको पहुंच रहे हैं? अगर आप एक आम आदमी, एक गरीब बंदे को देखिएगा, आज के डेट पे उसके पास एक बैंक अकाउंट है, वो बैंक में गवर्नमेंट का स्कीम का पैसे आ रहा है, वो यूपीआई का यूज़ कर रहा है। ये जो मोबाइल का प्राइस, जो मोबाइल एक बहुत ही कीमती चीज़ था, मगर भारत में एक देश है जिसमें मोबाइल का दो तरह के कॉस्ट कम हुआ है। एक मोबाइल फ़ोन की खरीदने का कॉस्ट भी कम हो गया, हम डोमेस्टिक जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि मोबाइल के यूज़र चार्जेस भी कम है ओवर द इयर्स। तो अभी जो मोबाइल से पैसे जो ट्रांसफर हुए, यूपीआई ने पूरी पैसे की ट्रांसफर को रिवोल्यूशनाइज किया। ये मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा एक इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। सेकेंडली, अगर इसको आपको करना है कि मोबाइल को आप यूज करेंगे, आपका देश में लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। तो ये लिटरेसी पे काफी गवर्नमेंट का फोकस है। जो एजुकेशन पॉलिसीज आ रहे हैं या लैंग्वेज में आप जैसे एजुकेशन को कर रहे हो, और एजुकेशन को काफ़ी मॉडर्नाइज किया जा रहा है, हाँ, मोर प्रैक्टिकल एंगल डाल के, टेक्निक्स टेक्निक्स को चेंज करके, इसको मॉडर्नाइज करके एजुकेशन को, और इसके साथ साथ आप यूज़ कर रहे हो टेक्नोलॉजी को। सो आप टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये तीन चीज़ों पे आपको इंक्लूसिवनेस मिलेगा। क्योंकि अगर मेरे पास एजुकेशन हो और अगर मेरे पास ट्रेनिंग हो, तभी मेरी एम्प्लॉयबिलिटी होगी। तो ये जो तीनों मुद्दे को सोचा जा रहा है और एक साथ सोचा जा रहा है, जैसे पीएम कौशल जो स्कीम है, ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप एक प्लम्बर हो तो भी आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग कोर्स करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हो रही है, इसमें आपका इंक्लूसिवनेस हो रहा है। क्योंकि हमारा देश में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा यूथ है। इसीलिए आपको यूथ एम्पावरमेंट नहीं करके आपको इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकता। इसीलिए यूथ एम्पावरमेंट की जो भी पॉलिसीज है, वो सारे जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्टार्टअप जो स्कीम्स हुए हैं, स्टार्टअप इंडिया, जिसमें यूथ को एंटरप्रीनियरशिप मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें ना आपकी ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जी फैजल, आपसे भी समझना चाहेंगे, आप जो कह रहे हैं कि ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में भी हम देखें तो किस तरह से बेनिफिट एक आम इंसान को हुआ है? देखिए, ट्रेड जो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड देखें तो इंडिया का, जैसे हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं कि अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अगर आप ये सारी चीज़ें ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है। मान लीजिए कि आप कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अपैरल प्रोड्यूस या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस टाइम में जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टाइप की स्कीम आई, जिसको बेनिफिट लेने की कोशिश किया गया। दूसरा ये होता है कि भाई जैसे अगर हम मान लीजिए कॉटन का जो मैंने एग्जांपल दिया, तो जो ग्रास रूट लेवल पर जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी एक से है, उसकी भी एक सिग्निफिकेंस है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। तो आखिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उसमें, जैसे 10-12 साल पहले हम लोग ये देखते थे कि इंसेंटिव्स की बात हो रही है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रोड्यूसर है, फार्मर है, उसको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है
ना वो जुड़ पा रहा है, अलाइन हो पा रहा है उस फॉरेन पॉलिसी के इंसेंटिव्स वगैरह स्कीम से। जी। तो ये पिछले 10 साल में ये चीज़ें काफ़ी 10-11 साल में हुई कि भाई उनको अवेयरनेस हुआ, उनको ये चीज़ मालूम हुआ कि भाई कैसे वो जुड़ सके, इंसेंटिव्स के बारे में वो समझ पाएँ, और ग्रास रूट लेवल पे, लोकल लेवल पे कैसे प्रोडक्शन किन चीज़ों का बढ़ाया जा सके जिसको आगे हम एक्सपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, सप्लाई चेन वगैरह कैसे रोबस्ट की गई, डेवलप की गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हुआ बढ़ते हुए सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक्स हब का डेवलपमेंट हुआ, या आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह की बात करिए, ये सब एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से आप इन सबको बोल सकते हैं। तो इनके डेवलपमेंट में भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। तो ये तो एक ट्रेड में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हुए जिसमें इंक्लूसिविटी की बात आई कि ग्रास रूट पे, ट्रेड तो पहले भी हो रहा था, लेकिन जो 10-11 साल में ये हुआ कि ग्रास रूट पे लोग उस ट्रेड के सप्लाई चेन में जुड़ना शुरू हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। दूसरा, जो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी और इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी वगैरह की चीजें हुई, उसमें भी एक इंक्लूसिविटी की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने देखा कि बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यूक्रेन से लेके अलग अलग जगह, मिडिल ईस्ट से लेके, वहाँ पे जो है इवैक्यूएशन इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, लोगों को इवैक्यूएट किया, वापस लाए। ये सब एक इंक्लूसिव मॉडल का हिस्सा है, क्योंकि जो चीज़ें पहले बहुत ही मुश्किल से हो पाती थी या नहीं हो पाती थी, उसको फॉरेन पॉलिसी को एक ग्रास रूट लेवल पे लाके रखा गया कि भाई जो हमारे लोग बाहर मान लीजिए फंस गए हैं कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर्स में, वॉर जोन्स में, तो आखिर उनको कैसे वापस हम लाएं। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए। उसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड है, आप देखिए डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर लीजिए जैसे, तो डिफेंस प्रोडक्शन में भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए। बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज जो एसएमईज आप बोलिए, वो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में ओपन अप हुए और उन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया। उसके साथ बहुत लोग जुड़े जो कि जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि इंक्लूसिव ग्रोथ के तरफ इशारा करती हैं। मेरा मतलब अपना ये मानना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे आप कैसे अपने पॉलिसीज को कनेक्ट कर देते हैं। और ये चीज़ 10-11 साल में काफ़ी हद तक एविडेंट हुआ है कि ग्रास रूट से कनेक्ट किया गया है पॉलिसीज को, वरना पॉलिसीज तो पहले भी बन रही थी और हमेशा बनती रहती है जी। लेकिन एक ग्रास रूट लेवल का आदमी, मान लीजिए एक छोटा प्रोड्यूसर है, एक फार्मर है, उसको कैसे पता कि भाई मेरा कैसे वो अलाइन हो जाए उस सप्लाई चेन में जिससे प्रोडक्ट उसका इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है जी। तो ये अलाइनमेंट तो हुआ है डेफिनेटली। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अर्पिता, अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बड़ा कंपोनेंट है, उसमें आप किस तरह की तब्दीली देखती हैं? देखिए, कुछ कुछ स्कीम्स होते हैं जो टारगेटेड टुवर्ड्स वीमेन होता है, और कुछ चीज़ें पे आप जो एक्शंस लेते हो, जैसे कि वीमेन की हैरेसमेंट आफ्टर डिवोर्स की असिस्टेंस को, कैसे एक वीमेन की उसकी डिग्निटी, ये जो चीजें हैं इनको हर एंगल से देखा जाता है। फिर विमेन एडुकेशन, फिर विमेन वेलबींग, तो इसके हर सेगमेंट को आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे कंपनीज में जो रूल हो रहा है कि पॉश को इम्प्लीमेंट करो, वो आप एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए ही तो कर रहे हो। दूसरा जो आप कह रहे हो कि अच्छा एक विमेन जब खाना बनाती है उसको मुश्किल हो रहा है तो उजाला स्कीम में जाओ कि आप उसका गैस असिस्टेंस कर दो, टॉयलेट्स को आप घर में दो, तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ईजियर होता है, लड़कों से भी ज़्यादा अगर घर के अंदर टॉयलेट हो तो ये जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारा चीज़ें जो विमेन को डायरेक्ट करते हैं। अभी जो हम सिस्टम्स पे जा रहे हैं ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे कि फैसल ने कहा कि हम ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं, अभी अगर आप नया ऑक्यूपेशनल कोड्स को देखिएगा जिसको अप्रूवल मिली है मार्च में, इस कोड्स में अगर आप जाइए तो कई सारी चीज़ें जो वीमेन के लिए बंद था, पहले होता था कि ये हार्ड ऑक्यूपेशंस वीमेन के लिए बंद है, माइनिंग वीमेन के लिए बंद है, ये अभी वीमेन तो है सब जगह पे, वीमेन आर बीइंग अलाउड। कुछ कुछ जगह पे ऐसा रूल्स था, स्टेट लेवल
रूल्स था कि वीमेन कैन नॉट वर्क एट नाइट, रात को लड़कियां काम नहीं कर सकते। तो अभी क्या है कि ये जो मास्टर कोड है, मास्टर कोड इसको कहते हैं कि ये सब रूल्स को हटा दो। हमारे देश में क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें सेंटर का होता है, कुछ कुछ चीजें स्टेट का होता है। जैसे लेबर स्टेट के अंदर है, मगर सेंटर ने उसको राइट डायरेक्शन दिया है कि हाँ ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस है इसको हटा दो। अब ये स्टेट के हाथ में है कि वो करे कि ना करे, मगर कई स्टेट ने इसको ऑलरेडी हटा दिया है। तो अगर आप ये देखिएगा कि लड़कियों के बारे में, लड़की अब सब कुछ कर सकती है, गिग वर्कर हो सकती है, आपके घर में पैकेट डिलीवर कर सकती है, यानी कि टैक्सी भी चला सकती है। ये जो लड़कियों को जो मौका दिया जा रहा है, ये सेंटर का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें, ये ओवर आर्चिंग लॉ लाने में, और ये यहाँ पे इनका बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी है। सेकेंडली जहाँ पे वीमेन ओनरशिप आता है कि वीमेन लैंड ओनरशिप हो, वीमेन ओनरशिप इन हाउसिंग हो, उसकी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो रही है और पैसे वीमेन के बैंक में डायरेक्टली आ रहा है। तो अंडर द स्कीम्स, पहले वैसा होता नहीं था क्योंकि इतना इंटरनेट कनेक्टिविटी और आईटी की यूसेज नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि स्कीम्स नहीं था, मगर स्कीम्स में वो लिंकेजेस नहीं था। कि अभी ये लिंकेजेस आ रहे हैं तो इसमें विमेन जरूर बेनिफिट होंगे। और मेरे ख्याल से कि अगर आप आगे का सोचे तो अभी आपका जो ट्रेनिंग स्किल्स सीएसआर के अंदर विमेन का करना, ये सब बहुत अच्छे से हो रहा है। शायद अभी और आगे जाके अभी आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा कि डिजिटल लिटरेसी कैसे की जाए, विमेन को टेक्नोलॉजिकली कैसे एम्पावर की जाए, क्योंकि पहले तो विमेन के पास वो था ही नहीं। पहले विमेन के पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन या कंप्यूटर था ही नहीं, तो ये सोचा नहीं गया था। मगर अभी इस पे भी काम चलेगा तो आप देखियोगे इंक्लूसिवनेस बहुत फास्ट बढ़ेगा। मगर दो चीजें आप देखिएगा, जब आप उद्यम पोर्टल में जा रहे हैं तो आप उद्यम पोर्टल में अगर रजिस्ट्रेशन देखिए तो काफी वीमेन उसमें रजिस्टर कर रहे हैं, एमएसएमईज। और ये एमएसएमई स्टार्टअप वीमेन, ये लोग जो रजिस्टर कर रहे हैं, दे आर आल्सो हैविंग गुड रेवेन्यूज। वीमेन सेंट्रिक ट्रेनिंग स्कीम्स हो रहा है फॉर स्पेशली फॉर एंटरप्रेनर्स जो कि लघु उद्योग में है। सो ये सारे चीजें लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करता है। जी बिल्कुल। तो कैसे लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने में मदद करता है, ये बताया कि कितनी सारी पॉलिसीज़ सरकार ने चलाई हैं। और प्रोफेसर फैसल, दूसरा बड़ा कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी एक बड़ा फैक्टर है किसी भी देश के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। इसके लिए अगर हम प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत की बात करें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें या मेक इन इंडिया की बात करें, तो बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी शुरू की गई जहाँ पर कि आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कि जब आप स्किल्स डेवलप करेंगे और उस तरह की ट्रेनिंग जो दी जाती है, उससे क्या होता है कि डायरेक्टली जो है लोग ग्रास रूट लेवल हो या मार्जिनलाइज सेक्शन हो या दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, वो काफ़ी तेज़ी से लिंक हो जाते हैं मेन स्ट्रीम में। तो इसका एक बहुत अपना एक इम्पॉर्टेंस है। पिछले 10-11 साल में जो हम लोगों ने देखा, जैसे कुछ डेटा भी मैं दे दूं कि जैसे पीएम जैसे कौशल योजना है, तो कौशल योजना में लगभग 1.6 करोड़ लोग जो हैं एक तरीके से बेनिफिट हुए हैं, इसमें ट्रेंड हुए हैं, उनको ट्रेनिंग मिली है, बेनिफिट हुए हैं। बहुत सारी जो है जॉब्स क्रिएट हुई है, मतलब टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं, दूसरे टाइप के स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप इंडिया वगैरह का प्रोग्राम चला उसके थ्रू। जब हम लोग आत्मनिर्भर का जो आपने जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के तहत तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर इकोनॉमी का लगभग ज़्यादातर सेक्टर्स जो है आप देखिए मेजर सेक्टर्स कवर्ड हैं। तो उसमें जब हम लोग अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाते हैं, अलग अलग तरह के जो है बेनिफिट्स देते हैं, और ख़ास करके एक PLI स्कीम जैसे है उसका भी बेनिफिट्स देते हैं, तो वहाँ पे भी चूंकि उनका जब ग्रोथ शुरू होता है उन सेक्टर्स में, तो जाहिर सी बात है हमें जो है स्किल्ड भी और सेमी स्किल्ड भी लोगों की ज़रूरत होती है, और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप देखिएगा कि जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जब बात करते हैं ख़ास करके, तो हम लोग एजुकेशन की भी बात करते हैं, और एजुकेशन और ट्रेनिंग में को हम लोग अलाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन आप गेन कर रहे हैं, क्या वो क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयबल है कि नहीं है।
तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो जिक्र आपने किया था, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझना कि इस तरह के एवेन्यूज क्रिएट होते हैं जहाँ पे आपका एजुकेशन लिंक हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के साथ। और जैसे आपने ग्रेजुएशन किया या 2 साल किया या 4 इयर्स वाला किया या मान लीजिए मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपका लिंक हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो भी आप ट्रेनिंग या स्किल्स की बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, मिनिस्ट्री अपना प्रोग्राम्स चलाती हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग है, एम्पावरमेंट है अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स पिछले 10 साल में काफ़ी हद तक लिए गए हैं और उसका बेनिफिट लोगों को हो रहा है। जी, तमाम इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने और उसका बेनिफिट लोगों को हो रहा है। प्रोफेसर अर्पिता, अगर हम NEP 2020 की बात करें तो इसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने का लोगों को मिल रहा है? क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज भी इसमें बहुत सारे शामिल किए गए हैं, पढ़ाई के साथ साथ अब वोकेशनल कोर्सेज पर भी तरजीह दी जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो है ना पढ़ने का ज़्यादा था, प्रैक्टिकल नॉलेज का कम था। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज। और 11-12 में बच्चों को ये डिसीजन करना है कि अगर मुझे मेन स्ट्रीम में नहीं रहना है और मैं वोकेशनल में जा सकता हूँ, तो उसका एक फ्लेवर होना चाहिए कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। एंड वोकेशनल कोर्सेज कैन ऑल्सो लीड टू ग्रोथ, लाइक आप अपना बिजनेस कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। हर एक ऐसा नहीं है कि हर एक को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपके पास और सारा रास्ता खुला रहना चाहिए। और इसकी जो कई सारे नया चीजें आ रहे हैं, उनके रास्ता खोलने की जो बंदोबस्त है वो ये पॉलिसी देता है। इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटीज है कि आप कौन सी कोर्स की कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मगर एजुकेशन में फिर से एक चीज बताऊंगी कि एजुकेशन एक सेंटर गवर्नमेंट एक रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन एक सेंटर और स्टेट का मिलजुल के है। सो एक तो उन्होंने पॉलिसी लाया, मगर उन्होंने कुछ और भी किया कि इंस्टीट्यूट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की, चाहे वो IIT हो या IIMs हो, कि ज़्यादा एम्स हो, इसको बनाने की कोशिश की। क्योंकि अभी हमारे देश में बच्चे इतने हैं, उतना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आपका क्या मुश्किल हो रहा है कि आपको हायर एजुकेशन में आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, तो उसको थोड़ा सा कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को इसीलिए वोकेशनल की और भी ले जा रहे हैं, ताकि बच्चे अभी ITI और बाकी जो वोकेशनल कोर्सेज है उसकी फायदा ले सके। जी बिल्कुल। प्रोफेसर फैसल, बात हो रही है स्कूल्स कम थे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो या फिर ट्रांसपोर्ट रोड्स की बात करें, तो इसमें आपको किस तरह का इम्पैक्ट या बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में रोडवेज है, रेलवेज है, हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें बड़ी हैं। पोर्ट डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं, पोर्ट डेवलपमेंट है। अगर डेटा ही अगर आप देखें पिछले मान लीजिए कि 10 साल 11 साल में लगभग, तो 550% से ऊपर आप कह सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट और उसके जो है बजट एलोकेशन बढ़ा है पिछले 10-11 साल में। ट्रेन रेलवे सिस्टम्स की बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे 400 से ऊपर जो है जैसे वंदे भारत ट्रेन का हम लोगों ने प्रपोजल दिया, लगभग 125 से ऊपर ट्रेन ऑलरेडी चल ही रही हैं अभी तक। उसके बाद जो है हाई स्पीड रेलवे, हाई स्पीड जो है रेलवेज की बात होती आई है। तो इस तरीके से हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ या दूसरे जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं, जैसे गति शक्ति इनिशिएटिव वगैरह है लॉजिस्टिक्स के फील्ड में, वो लिया गया। तो ये सारे इनिशिएटिव्स में देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि एक जो है ग्रास रूट लेवल पे एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू हुई। इस तरह के इनिशिएटिव से क्या होता है कि लोग जुड़ना शुरू होते हैं, तो उससे एक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। दूसरा कि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिलती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ और भी होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिलने के साथ साथ उससे क्या होता है कि एक देश का जो एक इंटरनेशनलाइजेशन या वैल्यू चेन वगैरह से जो कनेक्टिविटी है या सप्लाई चेन में जो है इनिशिएटिव्स है, वो भी एक कंट्री का तेज़ी से बढ़ता है। तो ये सारा चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर, आप डैम्स कहिए, रोडवेज, हाईवेज, मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप बात करें तो जैसे इंडियन ओशन वगैरह में पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की बात है,
वो भी हम लोग बहुत सारे पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाना, सी पोर्ट्स की खास करके ट्रेड के पर्पसेस से उसकी मॉडर्नाइजेशन करना, नए इनिशिएटिव्स लाना, उसमें वेसल्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ताकि वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे इनिशिएटिव जो है पिछले आप देखेंगे कि 10-11 साल में, 12 साल में काफ़ी ज़्यादा लिए गए हैं जी। और इनका एक बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से ट्रेड भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और उसी हिसाब से जो है हर तरह की आपकी कनेक्टिविटी भी होगी, जो पोर्ट्स कनेक्टिविटी है या मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, और ट्रेड को भी बढ़ावा मिल रहा है इससे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अर्पिता, अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो मार्जिनलाइज्ड की बात करें, वो भी एक बड़ा कंपोनेंट है एड्रेस करने के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होनी है तो। इसमें आपको क्या देखने को मिला है, किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? देखिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, एक बड़ा देश जो भारत में है, इसमें आप कई तरह से कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर सकते हो। एक तो आप उनको इनकम के हिसाब से कर सकते हो, जो कि अंडर द रॉक बॉटम ऑफ द इनकम है। उनके लिए कुछ उनकी लिविंग कंडीशंस के ऊपर, जैसे मैंने आपने बताया, आवाम योजना, उनके घर बना के देना, उनको टॉयलेट बना के देना, उनकी हेल्थ केयर में उनको इंश्योरेंस देना, ये उनके लिए हो रहा है। सेकेंडली, आप देखोगे कि कम्युनिटीज़ कैन बी मार्जिनलाइज बेस्ड ऑन देयर कास्ट सिस्टम, कम्युनिटीज़ कैन बी मार्जिनलाइज बेस्ड ऑन देयर रिलीजन सिस्टम। ऐसे आपके साथ कई सारे कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये पॉसिबिलिटीज़ कुछ हद तक जो आपका जो सेंट्रल का रोल होता है इसमें, हाँ, इसमें सेंट्रल का रोल होता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रखना, कल्चरल यूनिटी को रखना, अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना स्कूल वगैरह में। इसमें क्या है कि मोर और लेस जो भी ले डाउन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने करके रखा है। कभी कभी आप ये भी बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज विल बी वीमेन फ्रॉम से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ऐसे भी आप मार्जिनलाइज को डिफाइन कर सकते हो। एक प्रॉब्लम हमारे देश में है और अभी भी है, वो है कि हाउ डू यू डिफाइन अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड हाउ डू यू गिव अ टारगेटेड इंसेंटिव। उनको टारगेट वे में आप कैसे उनको हेल्प करो। जैसे कभी आप इस कम्युनिटी का कुछ हेल्प कर रहे हो, उस कम्युनिटी का कुछ हेल्प कर रहे हो, मगर वो अभी भी ये जो एक एरिया है, ये एरिया हमारे देश में बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप अगर देखोगे कितने ट्राइब्स है, कितने कास्ट सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वेरियस टाइप के लोग हैं। हर कोई अपने आप को माइनॉरिटी कहने का कोशिश करता है। अब इतने सारे माइनॉरिटी भी तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो मेजॉरिटी भी होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी, ये प्रॉब्लम के लिए शायद हमने कभी ज़्यादातर कास्ट बेस्ड सेंसस या कुछ हमारे देश में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जो सेंसस का भी हम लोग देखिए डेटा तो है नहीं रिसेंटली, सो इसके बारे में कुछ कहना थोड़ा सा डेटा के अलग से है। मगर अगर आप ग्रास रूट लेवल, जिस बात पे फैजल ने पॉइंट आउट किया कि अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाते हो तो उसकी जो फायदे के लिए आप कुछ चीजें करते हो, जैसे कनेक्टिविटी। जो पीएम गति शक्ति ट्राई क्या कर रहे हैं कि भारत के जितने भी कोना हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो, वो सबको कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है, हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, एडुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। आई थिंक कुछ हद तक कास्ट सिस्टम और ये सब जो पॉलिटिकली चार चीजें हैं, इसको स्कीम्स के अंदर ना रखा जाए तो अच्छा है। कुछ स्कीम जरूर इनके लिए है, मगर आपको टारगेट करना पड़ेगा कि जो सच में वल्नरेबल है, एंड दैट वल्नरेबिलिटी हैज टू बी टारगेटेड, एंड उसको एक मिनिमम लिविंग कंडीशन देना चाहिए, मिनिमम लाइवलीहुड देना चाहिए। और यही एक्चुअली जो यूएनएसडीजी बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोले हैं, 17 गोल्स है, वो 17 गोल्स के अंदर जितने जितने कंपोनेंट्स है, हमारा जो स्कीम्स अभी रन हो रहा है वो ये गोल को टच करके ही रन हो रहा है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। सो हमारा जो अलाइनमेंट हो रहा है वो यूएनएसडीजी की ओर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर है।
और जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैं 2-3 कंपोनेंट के साथ आपको माइनॉरिटी एंड ट्रेडिशन को टच करके बताऊंगी और उसमें कल्चर भी आएगा। एक कंपोनेंट जैसे मानिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी जो प्रमोशन हो रही है, ये हमारे कहीं हर्ब, जड़ी बूटी, ट्राइबल, कई सारे चीजें इसमें आ जाता है। सेकेंड चीज जो हम लोग इसको देखते हैं सस्टेनेबिलिटी की ओर से, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग देखिएगा, मॉडर्न जब फार्मिंग कर रहे हैं तो वो लोग पेस्टिसाइड मॉडर्न यूज कर रहे हैं, मगर आप ट्राइबल जोन में जाइए तो वो ऑर्गेनिक है। तो वो जो PKVY स्कीम के अंदर वो लोग ये सब ट्राइबल ऑर्गेनिक को प्रमोट करके उसको मॉडर्न ऑर्गेनिक के मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ट्राइबल और ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करके उसको मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपकी ये है, ये आप देखोगे ब्रॉडर वे में आप एक कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट कर रहे हो विदाउट रियली टेलिंग कि मैं ट्राइब के लिए ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ। बिल्कुल, तो कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। प्रोफेसर फैसल, अगर हम बात करें जो भी बेनिफिट्स मिले हैं, जो भी पॉलिसीज़ चलाई गई हैं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ चलाई हैं 11 साल में, जो भी बेनिफिट्स हुए हैं, जो इम्पैक्ट हुआ है, वो सिर्फ शहरों तक सीमित है या इसका फ़ायदा गांव देहात में भी लोगों तक पहुंच रहा है और कैसे? देखिए, इसका जो कोई भी जब स्कीम आती है तो उसका कुछ टाइम लगता है ये पता लगाने में कि भाई इसका बेनिफिट ग्रास रूट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। बहुत सारे पहले भी हम देखेंगे कि 15-20 साल पहले भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जैसे आई तो ग्रास रूट पे उसकी स्टडीज़ हुई, पता चला कि नहीं पहुंच रहा है कोई बेनिफिट उसके इंसेंटिव स्कीम का। लेकिन अभी जो लास्ट 10 ईयर्स में हम देखेंगे कि जिस तरीके से जो रिवाइवल एक हुआ है, एक प्रोएक्टिव रिवाइवल हुआ है स्कीम्स का, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये इसमें होती है कि वो होती है अवेयरनेस ग्रास रूट में, कि जब आपको कुछ मालूम है तभी आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और दूसरी चीज़ होती है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये दो चीज़ें काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से हुई पिछले 10-11 साल में। आप देखें कि एक एक ग्रास रूट लेवल पे, गांव-गांव के लेवल पे लोगों को ये पता चला कि भाई ये स्कीम है। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है और अवेयरनेस पिछले 10 साल में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे और तेज़ी से हर स्कीम और हर पॉलिसी के बारे में फैलाई गई है। इसके वजह से लोग इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है, स्टडीज हुई है, मतलब एक आध मैंने भी की है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर था कि उसका क्या ग्रास रूट रीच आउट है, तो उसमें यही पता चला कि भाई अवेयरनेस है ही नहीं है लोकल लेवल पे। लेकिन अभी आप देखें, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में G20 से रिलेटेड, कि हर आदमी को, चाहे वो छोटे शॉपकीपर्स हों या वो मान लीजिए ग्रास रूट लेवल पे हों या फार्मर हों या किसी गांव में रह रहे हों, हर आदमी को ये मालूम था कि कुछ G20 कुछ ऐसी चीज़ है जो हो रही है और वो बहुत ग्लोबल चीज़ है और हर आदमी को ये पता था कि इसमें क्या होने वाला है। तो अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी तेज़ी से हुई है जिससे बेनिफिट हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि साथ साथ जो हमने स्किल डेवलपमेंट वाला जो एक इशू पहले रेस किया था कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चले, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग हुई अक्रॉस द कंट्री, खास करके लाइवलीहुड रिलेटेड चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, अलग अलग सोशल स्कीम्स। तो उस तरह के जो चैलेंजेस को ओवरकम किया गया और जो प्रोजेक्ट्स दिए गए स्किल डेवलपमेंट के, तो वो जो स्किल्स डेवलप हुआ लोगों में, तो उससे क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी सिनर्जी क्रिएट हुई। मतलब एक आप अवेयर हैं, दूसरा ये कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग एक सर्टेन तरीके से हो रही है, और तीसरा ये कि आपके पास प्रोजेक्ट के थ्रू एम्पावर किया जा रहा है आपको। तो ये तीनों मिला के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉलिसी का एक ग्रास रूट रीच आउट तो जरूर हुआ है इस डिकेड में। जी, ग्रास रूट रीच आउट ज़रूर हुआ है, जैसे कि प्रोफेसर फैसल कह रहे हैं। प्रोफेसर अर्पिता, अब अगर हम बात करें ग्लोबली इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, ग्लोबली अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो अगर आप डेवलप कंट्री में भी देखिएगा तो G20 का डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बोल रहा है कि किसी के पास भी टारगेट मीट नहीं होगा UNSDG का। हाँ, सो ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्रीज अपने टारगेट मीट कर रहे। डेवलप कंट्रीज तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ जगह पे हमारी सारे देश उसके कोशिश कर रहे हैं और उसके कोशिश के लिए कुछ इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कुछ स्कीम्स या पॉलिसीज को टारगेटेड पॉलिसीज बोलते हैं, उसको करते हैं, मॉनिटर करते हैं, आगे जाते हैं।
हमारा आप अगर ईच सेगमेंट में देखिए, ईच सेगमेंट में आपकी इंक्लूशन है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूसिव करने के लिए एमएसएमईज के लिए पॉलिसीज लाए गए, ठीक है ना, उनको कैसे जेम पोर्टल में रजिस्टर किया जा सकता है, गवर्नमेंट उनसे ज्यादा कैसे खरीद सकते हैं, तो उनका एक प्रोसेस शुरू हो गया है। अगर आप इंक्लूसिवनेस, जैसे फैजल ने बोला कि ये जो गवर्नमेंट ने किया है अभी जीआई प्रोडक्ट, पहले क्या होता था कि जीआई प्रोडक्ट क्या था फार्मर को पता ही नहीं था। अगर आप जाएंगे लकाडॉन में या आप उड़ीसा में जाएंगे, फार्मर को पता है कि मेरा टर्मरिक जीआई है, जीआई के लिए मुझे ये करना चाहिए। तो ये जो आपका हो रहा है कि आपके प्रोडक्ट को, अच्छा आपका एक यूनिक प्रोडक्ट है, ये यूनिक प्रोडक्ट आपका ऑर्गेनिक भी बन सकता है, जीआई भी बन सकता है, इसको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके एक ब्रांडिंग कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी प्रोडक्ट को लोग पहचान रहे हैं। पहले ये काम प्राइवेट सेक्टर करता था। टुमकुर में जाके प्राइवेट सेक्टर ने पहले टुमकुर टैमरिंड का नाम दिया, हाँ, कि वहां पे तो टैमरिंड होता ही है, या चित्तूर से कुछ मैंगोज आ रहा है, तो ये तो पहले भी था। मगर अभी इन लोगों ने इनका जो ब्रांडिंग करने की कोशिश की, ब्रांडिंग उसकी डिस्ट्रिक्ट के साथ, ब्रांडिंग उसकी लोकेशन के साथ, जीआई का उसका एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया, ये सब इंटरनेशनली बहुत मायने रखता है। इंटरनेशनली अभी लोगों को पता है कि हाँ लकोडन टर्मरिक मिजोरम में है, इसका कुरकुमीन बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने ही लोगों को बताया ना, नहीं तो विश्व को कैसे पता होगा। दूसरा चीज जो इस गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी में मेजर चेंज किया है वो ये है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है अपने एक्सपोर्ट मार्केट के साथ, जहां पे हम बेचते हैं। हालांकि जहां से हम खरीदते हैं उससे इनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये बेचने के मार्केट में क्या हो रहा है कि आप जब ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो, हालांकि उस मार्केट में बैरियर कम हो, मगर उस मार्केट का एक सुविधा ये है कि जो भी बैरियर वो अगर हटा दे तो हम बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी अगर हम इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करें तो ये सोच समझ के जो देशों को चुनना, जैसे यूएस को चुना गया, ईयू को चुना गया, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को, ये एक बहुत बड़ी बात है ताकि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर देखा जा रहा है। और दूसरी बात, ये एक्सपोर्ट रिलेटेड जो बैरियर है, पिछले कई सालों में कॉमर्स मिनिस्ट्री और अदर मिनिस्ट्रीज ने बहुत कोशिश की है कि ये जो एक्सपोर्टर्स को जो बैरियर्स जो मिल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ पेमेंट क्लियरेंस रिलेटेड हो, चाहे वो रिटर्न कंसाइनमेंट रिलेटेड हो, एक एक करके ये बैरियर को डिस्कस करके इसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ये वाले बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपका ना आम जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर होते हैं, जिसके छोटे छोटे कंसाइनमेंट होते हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। जी बिल्कुल। तो आपने बताया वो तमाम तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोगों को और किस तरह से मिल रहे हैं। प्रोफेसर फैसल, आपसे भी समझना चाहेंगे, हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इंडिया जो है अभी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी और बहुत डेवलपिंग इकॉनमी है इंडिया की, तो इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरह से इम्पैक्ट डालती है इंडिया की इकॉनमी में? देखिए, इंक्लूसिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं और ग्रोथ में इंक्लूसिविटी नहीं है, तो उससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसको आप ये कह सकते हैं कि भाई देश ग्रो कर रहा है और लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा एक सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो हमने जो है प्राइम मिनिस्टर के वो नारे भी सुने कि भाई सबका साथ सबका विकास, इस तरह का जो इनिशिएटिव्स है, जिसमें यह है कि एक इंक्लूसिविटी की ही बात हो रही है ये, कि भाई हर आदमी को लेके चलना है। तो जब आप ग्रास रूट लेवल से, मार्जिनलाइज सेक्शन से, दूसरे सेक्शन से सोसाइटी के, जब हर आदमी को जब आप लेके चलेंगे, तब जो ग्रोथ होगा वो एक रियल ग्रोथ होगा। अदरवाइज ग्रोथ तो पेपर पे काफ़ी हद तक किया जा सकता है। आप बहुत कुछ सेक्टर्स आपने उठा लिया, उस सेक्टर्स में आपने शो कर दिया कि भाई ये ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि ये इंक्लूसिव की एक बात हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि इंक्लूसिव ग्रोथ का अपना जो है, जो बेनिफिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि उससे आपको हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक्स हो, मान लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, हर तरह के सेक्टर्स में अगर आप इंक्लूसिविटी की बात करें तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है और वो मिल रहा है।
जब हमने जो G20 पे भी एक डिस्कशन ऑलमोस्ट हम लोग 1-2 बार डिस्कस कर चुके हैं अभी, तो G20 में भी देखें तो हमने इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म की बात की, अफ्रीकन यूनियन को जैसे शामिल किया इसमें, तो वहाँ भी पूरा मुद्दा इंक्लूसिविटी पे था कि ये नहीं था कि हम अकेले कुछ करना चाह रहे हैं, हम सबको लेके करना चाह रहे हैं, हम सबको मिल के एक मॉडल दे रहे हैं। और वो मॉडल इसलिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको हम लोग 2030 तक जो है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट हो उसको कि हम लोग उसके नज़दीक पहुँचे। मीट कर पाना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट उसके नज़दीक जाने की कोशिश लगातार लोग कर सकते हैं। तो जो भी जैसे गोल्स हैं हमारे SDG गोल्स है, मान लीजिए कि नो पावर्टी है, कि पावर्टी नहीं होगा, इलिटरेसी नहीं होगा, सोशल हेल्थ है, वेल बीइंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत सारे इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर उसको हम लोग अभी अगर आप देखें इंक्लूसिविटी का जो मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि उसको अलाइन हमने SDG को इसके साथ नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग और पॉलिसीज में अलाइन किया है, जिसके वजह से इंक्लूसिविटी का भी कंपोनेंट बहुत स्ट्रांगली आता है और इंक्लूसिव ग्रोथ के तरफ हम ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अर्पिता, 11 साल का लंबा सफ़र, तमाम चैलेंजेस आए और अभी भी हैं, किस तरह का वे फॉरवर्ड आपको दिखाई देता है? देखिए, हमने 11 साल में कुछ चीज़ें तो अचीव कर ली, जैसे हम काफ़ी हद तक फूड सिक्योरिटी को अचीव कर चुके हैं। हाँ, अभी हमारा फोकस होना चाहिए ऑन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। न्यूट्रिशन जैसे मानिए हेल्थ के अंदर, मैं आपको ये एक सेगमेंट में बता रही हूँ, हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ रहे हैं, अगर हम इसको ना एड्रेस करें तो आयुष्मान भारत के अंदर ये एक मैसिव हेल्थ केयर कॉस्ट आ जाएगा। अगर आप देखिएगा विटामिन डी डेफिशिएंसी, वेरियस विटामिन टाइप ऑफ डेफिशिएंसीज आ रहे हैं। सेकेंडली, हमें हेल्थ केयर में एक और टारगेट है कि NCDs, जो जिसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जैसे डायबिटीज बोलिए, हाई ब्लड प्रेशर बोलिए, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। तो कम्युनिकेबल डिजीज को आपको एक सेकेंड पॉइंट पे इसको फोकस करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। डेटा इसकी ऑलरेडी NCD मॉनिटरिंग में कलेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने नेशन वाइड संपदा सर्वे किया, विच इज इंडिया सबसे बड़ा डाइट एंड बायोमार्क सर्वे। इस सर्वे के रिजल्ट जब पब्लिक डोमेन में आएगा, इस रिजल्ट को लेके आप टारगेटेड हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड टारगेटेड हेल्थ केयर इंटरवेंशंस कर सकते हो। इंटरवेंशंस इसलिए कि हमने एक प्रॉब्लम देखा, उसका हमने टारगेट करके सोल्यूशन की। अब आप एजुकेशन पे जाइए। एजुकेशन जो हमारे है वो हो रहा है सिटीज में, आप कई सारे सिटीज में देखिएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। फूड जो आ रहा है पोषण के अंदर, उसमें कई जगह पे पोषण पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। क्वालिटी ऑफ द फूड हैज़ इम्प्रूव्ड। अभी आपको इस क्वालिटी में आपको न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स को ऐड करके, स्टेट के साथ वर्क करके आप कई सारे डेफिशिएंसीज को रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे राजस्थान में आयोडीन डेफिशिएंसी में हुआ है, काफ़ी सारा स्टेट्स आजकल पौष्टिक खाना दे रहे हैं, जैसे तमिलनाडु अंडे दे रहे हैं, उड़ीसा देना शुरू किया है। तो ये एक और एरिया पे गवर्नमेंट काम कर रही है कि पोषण। दूसरा एरिया जिस पे काम हो रहा है कि जैसे आपको MSMEs पे बहुत काम हुआ है, मगर अभी आपको काम करना है कि MSMEs को कैसे मिड साइज बनाया जाए। जैसे PLI आपका एक स्कीम है कि बड़ा कैसे कंपनीज को और बड़ा किया जाए। MSMEs को अगर हम मिड साइज बनाएंगे तब वो लोग एक्सपोर्ट करने के लिए या ग्लोबलाइज करने के लिए या पैन इंडिया रीच करने के लिए ज़्यादा सक्षम होंगे। वो एक पॉइंट हमको देखना है। सेकेंडली, हमारे देश में अभी भी ट्रेड कॉस्ट हाई है, हमारा पेपर वर्क अभी भी बहुत हाई है और हम अंदर से काफी पेपरलेस जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कई सारी चीजें की है, ई-संचित और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आइस गेट, स्विफ्ट एक्सेट्रा, मगर हमें अभी क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस होना है ताकि हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का कि वो लोग हमारी जो सर्टिफिकेशन है, हमारी चीजें वो मान ले, उनका हम मान ले, तो डबल कॉस्ट ना हो। ये जो है ना, ये अगर 2-3 साल में हम कर ले तो हमारा
कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर कम हो जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। और जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करते जाओगे तो आप ऑटोमेटिक देखोगे लघु उद्योग का ग्रोथ हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ वेज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो ये एक रास्ते से मेरे ख्याल से अगर हम इन छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दें तो हमारा देश बहुत ही आगे जाएगा। बिल्कुल प्रोफेसर अर्पिता, हम भी यही उम्मीद करते हैं। प्रोफेसर फैसल, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मेरा ये मानना है कि वे अहेड में बहुत सारे जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जिसको थोड़ा और डीपेन करने की ज़रूरत है। जैसे नेक्स्ट जनरेशन स्किल डेवलपमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है। एआई का ज़माना है, रोबोटिक्स है, आउटर स्पेस में कंपनीज वेंचर कर रही हैं अब, तो क्यों नहीं उस तरह के स्किल्स और उस तरह की कैपेसिटी हमारे यूथ्स में आए, हमारे क्वालिफाइड इंजीनियर्स या ग्रेजुएट्स में आए। ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है, जैसे ईवी की हम बात कर रहे हैं, तो उस सेक्टर में जाहिर सी बात है कि जॉब क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो जैसे ही जॉब की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है, हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे पास स्किल्ड मैन पावर उसके लिए रेडी है या नहीं है। नहीं है तो उस तरह के कोर्सेज, उस तरह के स्किल्स यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में भी चलाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है हेल्थ और एजुकेशन, ख़ास करके ये दो इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिसको आपको एटलीस्ट देखिए टीयर 1 में तो काफ़ी हद तक ठीक है, टीयर 1 सिटीज़ में, टीयर 2 सिटीज़ में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन टीयर 3 सिटीज़ में और छोटे मान लीजिए टाउन्स और विलेजेस में अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हेल्थ और एजुकेशन में ख़ास करके। जी बिल्कुल, आपने वक्त निकाला प्रोफेसर फैसल, प्रोफेसर अर्पिता, और स्टूडियो में आए उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे 11 वर्षों में हुए इंक्लूसिव ग्रोथ की जो कि इंडिया में हुई है। और हमारी आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।